हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में आपको दो टॉपिक कवर कराऊंगी, जिसमें एक टॉपिक रहेगा आपका लर्नर के बारे में, लर्नर के नेचर के बारे में, किस टाइप के लर्नर होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उन सब के बारे में हमारा ये टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे टीचर्स लर्निंग फैक्टर्स हो गए, लर्नर जो फैक्टर होते हैं वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को डिटेल से, तो आप इसको ध्यान से सुन लेंगे ना। सुनने से भी आपके इसमें जो क्वेश्चंस हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो वो इजीली आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपका मन करता है तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। तो ये क्लास आपकी चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम को फोकस्ड करके बनाई जा रही है। इसके साथ साथ DSSB PRT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप UGC नेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो टॉपिक मेंशन किया है लर्नर, ठीक है। लर्नर क्या होता है? जो सीखने वाला होता है। जैसे आप हैं, आप अभी किस फेज़ में हैं? आप भी एक लर्नर हैं, यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति है वो हमेशा ज़िंदगी भर क्या करता रहता है? सीखता रहता है। जहाँ से भी हमें सीखने को मिलता है तो हम क्या बन जाते हैं? लर्नर बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लर्नर सिर्फ एजुकेशन वाली फील्ड में ही हो। आप कहीं भी, मतलब आप जो ये एजुकेशन वाली फील्ड है, इससे बाहर भी अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है। तो भी हम लर्नर की जो डेफिनेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। लर्नर इज सेड टू बी द पर्सन, लर्नर जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सीखने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब आप किस श्रेणी में आ रहे हैं? आप मान लीजिए क्लास को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उसको अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो आप सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो चीज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड हो या आपको वहाँ से कोई व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा हो, तो वो सभी किस में इंक्लूड होंगे? लर्नर में इंक्लूड होंगे। वो पर्सन क्या कहा जाएगा? लर्नर कहा जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर एक व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? लर्नर कहा जाता है। आप भी लर्नर हैं, मैं भी लर्नर हूँ। आप कहीं ना कहीं से कुछ भी सीख रहे हैं तो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? एक लर्नर की श्रेणी में आते हैं, एक सीखने वाले की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आप हर जगह से कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो वो किस श्रेणी में शामिल होगा? लर्नर की श्रेणी में शामिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लर्नर को उम्र के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अब सीखने वाले होते हैं तो उन्हें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक होते हैं जो 18 या 18 से कम की एज में आते हैं, उनको हमने अलग कैटेगराइज किया है। फिर होते हैं जो 18 प्लस हो जाते हैं, जो वयस्क हो जाते हैं, जो अडल्ट हो जाते हैं, उनको हमने अलग कैटेगरी में रखा है। आपके लिए मैं बता देती हूँ, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर बच्चे 18 से कम एज के होते हैं, और 18 प्लस जो एज है ये बच्चे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं, कॉलेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? अडल्ट होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इनको हमें कैसे पढ़ाना, ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? ये UGC नेट के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये जो टीचिंग एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर चंडीगढ़ TGT एंड DSSB, ठीक है। तो आपको इसको फोकस करके ही पढ़ना है और यही मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलोसेंट लर्नर। जो एडोलोसेंट लर्नर होते हैं, अब यहाँ पर आप पूछेंगे एडोलोसेंट कौन होंगे? जिनकी एज 18 से कम होगी। 18 या 18 से कम वाले किस में शामिल होते हैं? एडोलोसेंट लर्नर में शामिल होते हैं। एडोलोसेंट फेलोज 4 पार्ट्स। एडोलोसेंट जो हैं, लर्नर जो हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है, जिससे कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलोसेंट लर्नर, एडोलोसेंट लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सबको ध्यान से सुनिएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से भी सुन लेंगे तो भी आप एग्ज़ाम में आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपने PRT का पेपर देखा होगा तो PRT में टीचिंग एप्टीट्यूड जो था वो बहुत
टफ तो नहीं कह सकते हम, बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके पढ़ने से ही सोल्व हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको 2-3 बार रीड करना पड़ रहा था। 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं जो आपके थोड़े से टफ होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, आपको अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देती हूँ, कुछ थ्योरी भी पढ़कर जाइएगा जो आप CTET में पढ़ते थे, तो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। जैसे कुछ लर्निंग थ्योरीज़ हैं, लर्निंग थ्योरीज़ भी पढ़ सकते हैं आप। इसके साथ साथ जैसे वो थ्योरीज़ जो होती हैं, जैसे सोशियो कल्चरल थ्योरी है, इसको पढ़ सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं। जीन पियाजे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको आता भी होगा वो टॉपिक, बट एक बार रीड कर लेंगे तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब एडोलेसेंट फेलोज 4 पार्ट्स, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर हम पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपकी शैक्षिक विशेषताएं क्या हैं। तो अगर हम एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 सेकेंड हमारी स्क्रीन जूम हो गई है, 1 सेकेंड, शायद आज मेरा फ़ोन में गड़बड़ हो रखी है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट मैंने लिखा है टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से शिक्षण कैसा होगा। अभी भी हमारी स्क्रीन सही नहीं हुई है, तो आई थिंक 1 सेकेंड वेट कीजिए, आपको भी डिस्टर्ब कर दिया मैंने पढ़ाते पढ़ाते। हाँ जी, अब सही हो गई है। 1 सेकेंड, सही से दिखाई तो दे रहा है ना आपको? तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन विधि के माध्यम से शिक्षण। अगर आपने एडवर्टीजमेंट का टॉपिक पढ़ा हो तो वहाँ पर एक टर्म आती है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, यानी कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वैसे ही आपके टीचिंग में होता है टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि के माध्यम से शिक्षण करना। यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें बच्चों को चीज़ों को दिखाकर सिखाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से सिखाते हैं, प्रोजेक्ट से सिखाते हैं, तो वो क्या है, किस में आता है, डेमोन्स्ट्रेशन में आता है। कई बार LEDs वगैरह लगी होती है, उनसे सिखाते हैं, मॉडल से सिखाते हैं। तो ये सब क्या, दिखाकर सिखाना, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए किसी चित्र का प्रयोग करना, वो किस में शामिल होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में शामिल होगा। और ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, सबसे ईजी मेथड होता है, सबसे इंटरेस्टिंग मेथड होता है, ठीक है। तो प्रदर्शन विधि के माध्यम से क्या करेंगे, हम यहाँ पर शिक्षण करेंगे। यहाँ बच्चों को समझाने के लिए चित्र दिखाना पड़ता है, फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि कैसे छोटे छोटे चित्रों से बड़ा चित्र बना है। तो ये सब किसका हिस्सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का हिस्सा है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये, ठीक है। बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ना पसंद होता है। अब आपने देखा होगा, आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार ना बुक्स में क्या आती है, पिक्चर्स आती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। आपने कभी 7th 8th 9th 10th इनकी पॉलिटी की बुक देखी हो तो वहाँ पर कार्टून से बने रहते हैं, तो उसको देखकर बच्चे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जैसे हिंदी की बुक हो गई, स्टोरी होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके के जो पिक्चर्स हैं वो बनी रहती हैं। कई बार बच्चे उनको देखकर मजाक भी उड़ाते हैं, बट उन्हें सीखने में भी मज़ा आता है। तो ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आते हैं, जिसमें बच्चा जो है चित्रों को देखकर सीखता है। आ गया समझ में? तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि शैक्षिक विशेषताएं थी, ठीक है, एडोलेसेंट लर्नर को सिखाने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सामाजिक विशेषताएं। तो अगर हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है बच्चा यहाँ दूसरों के व्यवहार और रहन सहन से बहुत प्रभावित होता है। आपने देखा होगा जो ये एडोलेसेंट पीरियड होता है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। यानी कि इसमें जो बच्चा, आपने देखा होगा कई बार जैसे ये जो फिल्मी सुपरस्टार होते हैं, इनको देखकर बच्चा क्या करता है, वैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करता है, वैसे ही स्टाइल मारता है, बाहर से ज़्यादा प्रभावित होता है, दूसरों के रहन सहन से प्रभावित होगा। आपने देखा होगा इस एज में जो बच्चे होते हैं अपने दोस्तों को देखकर क्या कहेंगे, मुझे भी वैसे कपड़े चाहिए, मुझे भी वैसे शूज़ चाहिए, है ना, मुझे भी वैसा फ़ोन चाहिए। तो ये सब क्या है, यहाँ पर बच्चा दूसरों के व्यवहार, दूसरों के रहन सहन से क्या होता है, प्रभावित होता है। कोशिश में रहता है कि बच्चे की सोशल इमेज बनी रहे। यहाँ पर बच्चा क्या चाहेगा कि वो जो समाज है, जिस भी ग्रुप में वो रह रहा है, वहाँ पर उसकी जो इमेज है वो बनी रहे, ठीक है, वहाँ पर कोई उसकी इंसल्ट ना करे। तो इस तरीके से वो क्या करेगा,
अपनी इमेज बनाने की कोशिश करेगा, दूसरों की तरह खुद को बनाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ वो ग्रुप्स का निर्माण करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है। मतलब बच्चा जो है वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा होगा या वो खुद लीडर होगा, खुद ग्रुप बनाएगा। तो वो क्या चाहेगा कि वहाँ पर उसके जैसे बच्चे ही उस ग्रुप में शामिल हो। जैसे आपने देखा होगा इंटेलिजेंट बच्चों का जो ग्रुप है उसमें सभी एक ही टाइप के बच्चे मिलेंगे, शरारती बच्चों के ग्रुप में सभी शरारती टाइप के बच्चे मिलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर यही क्या है, समूह का निर्माण करेगा। आ रहा है समझ में? ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही मैं, तो आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा ये टॉपिक। तो देखते हैं हम, शायद इस क्लास में मैं वो वाला टॉपिक भी पढ़ा दूँ, नहीं तो मैं दूसरी क्लास में वो टॉपिक पढ़ा दूँगी, ठीक है। अगर आपकी क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो इतने इस क्लास को देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है लोकप्रिय संस्कृति को अपनाना, यानी कि जल्दी ही क्या होगा, प्रभावित होगा जो भी उस टाइम प्रचलन में है, ठीक है। यानी कि इस एज में जो भी चीज़ें वो अपने सराउंडिंग में देखता है, जिस भी कल्चर को देखता है उसे ही क्या करेगा, फॉलो करना पसंद करेगा। अकॉर्डिंग टू फैशन वो चीज़ों को पहनना पसंद करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ ट्रेंडिंग में जैसे लाल पीले नीले बाल आए थे तो सबने वैसे बाल करा लिए। तो ये सब क्या है, लोकप्रिय संस्कृति को अपनाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैशन बच्चे हर चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे। जैसे आजकल देखा होगा स्टडी मटेरियल में जैसे वो टैब्स आ रही हैं, टैब पर बच्चे नोट्स बनाते हैं, टैब्स पर पढ़ते हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ने लगे हैं। तो ये क्या है, बच्चे वैसी ही चीज़ों को अडेप्ट करने लगते हैं। यहाँ किशोर चाहते हैं कि लोग उनको क्या दें, अटेंशन दें। यहाँ पर जो ये एडोलेसेंस वाले चाइल्ड हैं ये क्या चाहेंगे कि लोग उनको अटेंशन दें, उनको इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। तो ये सब किसका हिस्सा है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा है किसी एडोलेसेंट लर्नर की। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक विशेषताएं, यानी कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक बच्चे की। यहाँ पर जो बच्चा है उसके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैश करते रहते हैं आपस में, ठीक है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस एज को क्या कहा है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा है। यहाँ पर बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। झट से बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, झट से खुश हो जाता है, ठीक है। तो उसे कुछ खुद को ही नहीं समझ में आता इस एज में। तो ये क्या, इसके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर उसके इमोशंस जो हैं वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं, कभी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी लेवल जो होता है बच्चे का बहुत ज़्यादा हाई होता है, हम उससे कोई भी काम करा सकते हैं। अब हम तो लेजीनेस की सिचुएशन में आ गए हैं, बट यहाँ पर बच्चे कैसे होते हैं, आपने देखा होगा ये जो बच्चे होते हैं 10th क्लास तक के या 12th क्लास तक के, इनमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है, किसी भी काम को करने की क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत जल्दी किसी भी काम को सीख लेते हैं। तो एनर्जी लेवल यहाँ पर क्या रहता है बच्चे का, हाई रहता है। हाईली रिएक्टिव इन एवरी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगी उसमें तुरंत रिएक्ट करेंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। कोई भी टीचर पूछेगा तो समझेंगे कि हम सबसे पहले बता दें, है ना, तो हाथ उठाकर सबसे पहले बोलते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं स्टेज में बच्चे। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये क्या था, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी एडोलेसेंट लर्नर की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात कर लेती हूँ तो ये आपके बौद्धिक स्तर से रिलेटेड होता है, आपके सोचने से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बच्चा क्या किस में इंटरेस्ट लेने लगेगा, सामाजिक चीज़ें जो हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, उन सब में क्या करने लगता है, रुचि लेने लगता है। टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगेगा, बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा उसे, उसका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, सोशल चेंज के बारे में बात करने लगता है। जैसे अब यहाँ पर जैसे जो कास्ट सिस्टम है, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेज हैं, उन सब के ऊपर भी डिस्कस करने लगेगा, ठीक है। कास्ट रिलीजन कुछ नहीं होता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे बात करते हैं। तो सोशल चेंज के बारे में बात करेगा, धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में उसे जानकारी होने लगती है। तो ये क्या थी उसकी सोशल, यहाँ पर जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एडोलेसेंट लर्नर की, तो ये सारे के सारे उसमें चेंजेस आते हैं इस स्टेज में, ठीक है। अभी तो आपकी क्लास छोटी सी ही बनी है तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ लेते हैं। तो वैसे ये आपका पहले वाला टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया है, छोटा सा टॉपिक था लर्नर से रिलेटेड। वैसे मैंने लर्नर के बारे में एक क्लास में पूरा पढ़ा रखा है, अगर किसी का मन करे तो वो देख सकता है उस क्लास को, ठीक है। वो आपको एडस्टेट वाले फोल्डर में मिल जाएंगी क्लास, लर्निंग वाली। और शायद मैंने टीजेट इसमें चंडीगढ़ वाले में भी करा रखे हैं, तो चंडीगढ़ पीआरटी के फोल्डर में भी वो क्लास आपको देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ से भी इस क्लास को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्लास में, अब ये जो सेकंड क्लास है हमारी, सेकंड टॉपिक है, इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को, जो हमारी टीचिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये टॉपिक भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद है लर्नर रिलेटेड फैक्टर। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। तो इस क्लास में तो मैं आपको ये दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ हम ये दो ही पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। वैसे आपके ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, स्पोर्ट मटेरियल रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, बट इस क्लास में आपको सिर्फ दो ही कराऊंगी, एक तो टीचर से रिलेटेड और एक लर्नर से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर लिखा है लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, ये अध्याय 1 सेकेंड ओह आज हमारे फ़ोन को कुछ प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड रुकिए, मैं इसको ठीक कर दूँ एक बार। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर। तो इस तरीके के 5 फैक्टर्स होते हैं जो हमारी टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास में आपको ओनली 2 फैक्टर्स पढ़ाऊंगी। वन इज टीचर रिलेटेड फैक्टर एंड अनदर इज लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एकेडमिक रिलेटेड फैक्टर की, तो यहाँ पर जो टीचिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर किसी टीचर के पास टीचिंग स्किल्स नहीं है, उसको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कैसे उसे बच्चों के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कैसे किस बच्चे को सिखाना है, तो ये सब क्या है इसको प्रभावित करेंगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए आपके पास पढ़ाने के लिए डिग्री ही नहीं है, आपने बीएड नहीं किया है, आपने टीचर ट्रेनिंग नहीं की है जो 45 डेज़ की होती है, अगर आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे उनको हैंडल कर पाएंगे, कैसे पूरी की पूरी क्लासरूम को संभाल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या कर रखा है, बीएड को अनिवार्य कर रखा है। साथ साथ आपके सीटेट, एचटेट जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स, वो इसीलिए यहाँ पर लागू किए हुए हैं। इसके बाद विषय वस्तु की विशेषज्ञता, यानी कि एक्सपर्टाइज ऑफ कंटेंट, यानी कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं है पढ़ाने को, अच्छा कंटेंट नहीं है, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरे पास ऐसा कंटेंट नहीं है कि आप उससे पढ़ पाएँ या वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट आपका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रही, ऐसे ही कोई भी टॉपिक उठाकर मैं आपको पढ़ा देती हूँ, रिसर्च बेस पढ़ा देती हूँ, तो वो आपकी कहाँ पर काम आएगा, आपके टीजीटी पीआरटी में तो कहीं काम नहीं आने वाला है वो टॉपिक। ठीक है ना, तो इसीलिए आपके पास में एक्सपर्टाइज होना चाहिए किसी भी कंटेंट का। आ गया समझ में। इसके बाद टीचर रिलेटेड अदर फैक्टर्स, ये तो आपके एजुकेशनल जो मतलब टीचिंग से रिलेटेड फैक्टर थे, एकेडमिक फैक्टर्स थे, वो सब थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी जो हैं वो भी किसको इफेक्ट करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। जैसे टीचर की पर्सनालिटी है, आपके जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपको, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो ऐसे तो नहीं है कि बच्चा कुछ पूछता है और उसे 2 थप्पड़ झड़ देते हैं, या उनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं है, तो जो पर्सनालिटी है वो भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपके टीचर क्लासरूम में बहुत तड़क भड़क टाइप के कपड़े पहन कर आते हैं, या फिर मुंह में सिगरेट लेकर आते हैं, क्लासरूम में शराब पी कर आते हैं, तो ये सब क्या है, टीचर्स की पर्सनालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करेंगी किसी भी शिक्षण को। उसके साथ साथ टीचर्स के बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर भी इसी में आ जाता है, जैसे गुस्सा नहीं होना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, अगर वो कुछ पूछ रहा है तो उसे शांति से बताना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या टीचर्स का बिहेवियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। अब यहाँ पर टीचर को, अब देखो क्लासरूम है, क्लासरूम आप मान लीजिए आप टीचर बन गए, आप किसी भी क्लास में गए, आप आपने वहाँ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्लासरूम में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सेम हो, सभी के सभी बच्चे तो सेम नहीं होंगे, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, सभी के सीखने का जो स्तर है वो अलग होगा। ठीक है, कोई बच्चा बहुत शरारती भी होगा क्लास में, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा पढ़ाई में, या कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो 2 मिनट में आपको काम करके दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, कौन से बच्चे को आपको किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान है, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। आया समझ में, आ रहा है ना समझ में। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक ज्ञान, साइकोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, यानी कि देखो अभी आप पढ़ रहे हो, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, तो किस लिए पढ़ते हो, ताकि आप बच्चों की जो मतलब मनोविज्ञान है उसे जान पाओ, बच्चों को समझ पाओ कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इन सब का क्या होना चाहिए, आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। आ गया समझ में यहाँ तक का। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, बस एक बार रीड कर लोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आते जाएंगे।
इसके बाद है टीचर्स टीचिंग मेथड। अब यहाँ पर जो शिक्षक है उसकी शिक्षण विधि कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आप इतने गलत मेथड से पढ़ाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। आप इजी वे में पढ़ा सकते थे बट आप उसे टफ करके पढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसमें क्या होना चाहिए, एक शिक्षक पढ़ाई को कितना आसान बना सकता है, अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है, शिक्षक का जो अनुभव है यहाँ पर, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, आपके टीचर को कितने सब्जेक्ट के बारे में कितनी जानकारी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, यानी कि बोलते हुए टीचर जो है वो कहीं मतलब एक तरीके से गलत वर्ड्स तो नहीं बोलता है, या बात करने में, कम्युनिकेट करने में, चीज़ों को समझाने में सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। उसकी संप्रेषण क्षमता मैटर करेगी। शिक्षण की जो शिक्षण विधि है, यानी कि पढ़ाने का जो मेथड है, अभी मैंने आपको बताया कि कितने सरल तरीके से पढ़ा सकता है, कितने इजी मेथड में बच्चों को चीज़ों को समझा सकता है। नहीं अब यहाँ पर देखो, आपको पता है आजकल जो है ICT का ज़माना है, ठीक है, कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो एक टीचर को इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करना आना चाहिए। वो कितने अच्छे तरीके से इन टेक्निक्स का यूज़ करके अपनी शिक्षण विधि को यूज़ कर सकता है, ये तो मुझ पे भी लागू होना चाहिए। मुझे भी कम नॉलेज है टेक्निक की, इस वजह से आपको यहाँ PDF से पढ़ना पड़ता है, बट मैं सीखूंगी, ठीक है ना। तो नई टेक्निक्स का यूज़ करके शिक्षण विधि में प्रयोग कर सकता है। इसके बाद है शिक्षक की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे लाइफ वैल्यू ऑफ अ टीचर। अगर किसी शिक्षक की लाइफ वैल्यू उच्च होगी तो वह अपने विद्यार्थियों में भी हाई मोरल वैल्यूज़ का गुण देने में कामयाब होगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी टीचर के अंदर अच्छी मोरल वैल्यूज़ है तो वो क्या चाहेगा, उसके स्टूडेंट में भी अच्छी मोरल वैल्यूज़ हो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास डिग्रियां तो बहुत सारी हैं लेकिन उनके पास मोरल वैल्यूज़ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि किसी भी पर्सन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। इतनी ज़्यादा डिग्रियां लेने के बाद भी अगर आपको ये नहीं पता है कि किसी पर्सन को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे उससे बात करनी है, देन इसका मतलब आपके अंदर वो मोरल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे उस जो बच्चे हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत डिग्री है, आपने पेपर पास कर लिया, आप टीचर बन गए, ठीक है, लेकिन आपके पास मोरल वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो आप कैसे आगे जाकर उन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे, कैसे अपने बच्चों में मोरल वैल्यूज़ को डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ वैल्यू ऑफ अ टीचर। वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों में भी आप अच्छी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप कर सकें, ठीक है। इसके बाद है, मुझे तो ऐसा लगता है टीचर बनने से पहले ना इसका टेस्ट होना चाहिए मोरल वैल्यूज़ का, एंड देन तभी उसे टीचर बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। अभी तक तो मैंने यहाँ पर आपको टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ाए हैं, अब हम पढ़ेंगे लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। लर्नर रिलेटेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लर्नर है वो कैसा होना चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग होना चाहिए, यानी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसको कोई किसी चीज़ का उस पर प्रेशर नहीं होगा, चीज़ों को ईजिली समझ लेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैच्योरिटी, बच्चे की मैच्योरिटी भी यहाँ पर मैटर करती है। रेडीनेस टू लर्न, वो सीखने की कितना रेडी है सीखने के लिए, उसके अंदर सीखने की कितनी तत्परता है। इसके बाद है एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड, उसका अनुभवात्मक जो बैकग्राउंड है वो मैटर करता है। अब यहाँ पर बच्चे का जो मोटिवेशनल लेवल है, यानी कि बच्चा कितना अंदर से मोटिवेटेड है, ठीक है, बाहरी मोटिवेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि वो सिर्फ प्राइज़ के लिए पढ़ता है, अंदर से कितना मोटिवेटेड है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, तो भी वो चीज़ों को क्या कर पाता है, सीख पाता है। बच्चे की जो हैबिट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी है या नहीं है, या सिर्फ वो बाहर फ़ोन में लगा रहता है, या फिर वो गेम्स खेलता रहता है फ़ोन में, ठीक है। बाहरी गेम्स की बात नहीं कर रही मैं, ये फ़ोन वाली गेम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद उसकी बौद्धिक योग्यता क्या है, उसका IQ लेवल क्या है, हाउ मच अटेंशन वन पेज इन क्लास, कोई भी बच्चा एक क्लास में कितनी अटेंशन लेता है, कितनी अटेंशन रखता है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था ना आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर और इसके साथ साथ आपके लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स का, ये हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, लर्नर क्या होता है, एडोलेसेंट लर्नर क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये दोनों ही चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। इसको बस एक बार देख लेंगे इस क्लास को, तब भी आप इजीली इसको कर देंगे, ठीक है। तो इस क्लास को कर लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी।
आई नो मेरे पास कम टाइम रहता है तो मैं आपकी क्लास थोड़ी सी कम बना पाती हूँ, बट मैं बोलती तो हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगी, बट फिर मिस हो जाती है क्लासेस। तो अभी जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं टाइम निकाल कर आपकी क्लास बनाने की कोशिश करती हूँ, और आगे भी ऐसे ही मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।